So, hello students, मेरा नाम है चैतन्य सत्यार्थ। आई एम करेंटली सेकंड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट एट आईएमएस बीएचयू। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर इवोल्यूशन, जो कि एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है और उससे नीट में काफी क्वेश्चंस आते हैं। अभी तो आपके में कुछ चीजें हैं इसमें से हटा दी गई हैं, कुछ चीजें ट्रिम ऑफ कर दी गई हैं। लेकिन बेसिकली ये चैप्टर पहले भी इम्पोर्टेंट था, अभी भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। और मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर आपके पास पुरानी एनसीईआरटी हो या फिर उसका पीडीएफ अवेलेबल हो, ठीक है, कोई भी वेबसाइट के टेलीग्राम कहीं से भी, या फिर बुक अगर हो किसी सीनियर से मिले या जहाँ से भी, तो बेटर है, क्योंकि ये चैप्टर जो है वो वर्थ रीडिंग है इन द लॉन्ग फॉर्म। इसमें जो सेक्शंस हटाए गए उसके पहले वाली भी, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। सो इवोल्यूशनरी बायोलॉजी द स्टडी ऑफ हिस्ट्री ऑफ लाइफ फॉर्म, की लाइफ फॉर्म कैसे कैसे ओरिजिनेट हुए और कैसे कैसे इवॉल्व होके डेवलप होके एक सिंगल सेल वाले से बेटर सर्वाइवल के लिए सर्वाइव करते करते और नए टेक्निक्स डेवलप करते करते आज ह्यूमन बीइंग ऐसा कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म विद कॉम्प्लेक्स ब्रेन डेवलप हुआ है, ठीक है। इसके बारे में जो स्टोरी है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इवोल्यूशनरी स्टोरी, यानी इवोल्यूशन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, जो कैसे बायोलॉजिकल हिस्ट्री थी लाइफ की, ठीक है। सो टू अंडरस्टैंड द चेंजेस इन फ्लोरा एंड फौना दैट हैव अकर्ड ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स ऑन अर्थ, वी मस्ट हैव एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ। अब कैसे कैसे डेवलप हुआ ये तो हम लोग जान लेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग क्या जानेंगे, शुरू कैसे हुआ, पहला ऑर्गेनिज्म कैसे आया, ठीक है। और उससे पहले हम लोग क्या जानेंगे कि अर्थ का एवोल्यूशन कैसे हुआ, स्टार्स कैसे बने, और ये यूनिवर्स जो है उसकी ओरिजिन कैसे हुई, सबसे पहले ये जानेंगे। देन जानेंगे कि लाइफ की ओरिजिन कैसे हुई, देन जानेंगे कि लाइफ फॉर्म इवॉल्व कैसे हुए, ठीक है। तो व्हाट फॉलोज इज द लॉन्गेस्ट ऑफ ऑल कंस्ट्रक्टेड एंड कंजेक्टर्ड स्टोरीज, ठीक है। उसके बाद ये जानने के बाद जो है ये सारी कहानियां हैं। दिस इज द स्टोरी ऑफ द ओरिजिन ऑफ लाइफ एंड द इवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म्स और बायोडायवर्सिटी ऑन द प्लैनेट और द कॉन्सेप्ट्स ऑफ इवोल्यूशन ऑफ अर्थ and against the background of the evolution of the universe itself। तो हम लोग जो आज पढ़ने वाले हैं, यानी कि evolution of life on earth, किसके कॉन्टेक्स्ट में, evolution of earth, और साथ में किस बैकग्राउंड में देखेंगे कि यहाँ पे evolution of earth हो रहा है, साथ साथ हम लोग पीछे देखते जाएंगे कि evolution of यूनिवर्स कैसे हुआ था पहले, ठीक है। नाउ स्टार्ट करते हैं। origin of life, when we look at the stars on a clear night sky we are in time looking back। क्यों पता है, क्योंकि कुछ स्टार्स इतने लाइट ईयर्स बैक हैं। लाइट ईयर्स बैक है मतलब क्या, कि वहां से लाइट को यहाँ तक पृथ्वी तक आने में साल, 2 साल, 4 साल, 10 साल, 20 साल लग जा रहा है। तो अब जो वो लाइट आज हम देख रहे हैं वो लाइट वहां 2 साल पहले निकली थी, तो क्या हम लोग एक्चुअल में पास्ट में देख रहे हैं ना, वही बात बोलना चाह रहा है। The stellar distances are measured in light years. What we see today is an object which emitted light, started its journey millions of years back and from trillions of kilometers away, reaching our eyes now. However, when we see objects in our immediate surrounding, we see them instantly। क्यों, क्योंकि लाइट की स्पीड बहुत ज्यादा फास्ट है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, ठीक है। तो अगर कोई हमसे 6 लाख किलोमीटर, 3 लाख किलोमीटर पता है क्या होता है, चांद होता है 3 लाख किलोमीटर, ठीक है। तो अगर कोई चीज हमसे बहुत दूर है ना, तब उसकी लाइट आने में हमारे पास समय लगेगा। जो सन है ना, हमसे सन इतना दूर है, 1 पार्सेक दूर है बेसिकली। तो सन से जो हमारे पास लाइट आती है ना, वो 8 मिनट और समथिंग सेकंड दूर आती है। तो बेसिकली जब आप सुबह सुबह सूरज को देख रहे होते तो वो भी आप लोग क्या करते हैं, पास्ट में देख रहे होते हैं, 8 मिनट पीछे देख रहे होते हैं, ठीक है। लेकिन जब इमीडिएट कोई चीज देखते हैं तो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड का स्पीड है, तो वो तो तुरंत ही दिख जाता है। Therefore, when we see stars, we apparently are peeping into the past. The origin of life is considered a very unique event in the history of universe. The universe is vast. Relatively speaking, the earth itself is only a speck। समझे, यूनिवर्स इतना बड़ा है जिसमें अर्थ जो है ना यूनिवर्स के मुकाबले में एक धूल के कण के बराबर है, ठीक है। ये कहना चाह रहे हैं यहाँ पे एनसीईआरटी। नेक्स्ट, द यूनिवर्स इज वेरी ओल्ड। यूनिवर्स कितना ओल्ड है, 20 बिलियन। इसमें देखो डेट्स कितने हैं ना, मैं उनको येलो हाईलाइट कर रहा हूँ, डेट्स याद होना बहुत जरूरी है। नहीं, मैं ऑरेंज हाईलाइट कर देता हूँ, ठीक है। तो ये सब डेट्स याद रखना है। यूनिवर्स कब शुरू हुआ, 20 बिलियन ईयर्स अगो, ठीक है। नेक्स्ट चीज, द ह्यूज क्लस्टर्स ऑफ गैलेक्सीज कंप्राइज द यूनिवर्स। यूनिवर्स किससे बना है, गैलेक्सीज से। गैलेक्सीज में क्या है, स्टार्स हैं, क्लाउड्स ऑफ गैस है एंड डस्ट है। कंसीडरिंग द साइज ऑफ द यूनिवर्स, अर्थ इज इंडीड स्पेक। यही चीज दोबारा से लिख दिया, पता नहीं क्यों, पर वही है कि धूल के कण के बराबर है। The Big Bang Theory, कौन सी थ्योरी, Big Bang Theory, attempts to explain us the origin of universe. It talks about a singular huge explosion unimaginably in physical terms। क्या हुआ बिग बैंग थ्योरी में, कि पूरा दुनिया का जितना भी यूनिवर्स का, दुनिया का नहीं, पूरे यूनिवर्स का जो मास है ना, एक पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेटेड था, उसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा थी और वो खुद से एक्सप्लोड कर गया। और उसके एक्सप्लोड करने के बाद वो एक्सपैंड करते गया और आज इतना सारा चीज है, ठीक है, उसी से बना हुआ। The universe expanded and hence temperature came down। ठीक है, यूनिवर्स एक्सपैंड किया तो टेम्परेचर कम आ गया, ठीक, कम हो गया। हाइड्रोजन एंड हीलियम फॉर्म सम टाइम लेटर।
The gases condensed and under gravitation and form the galaxies of the present day universe. In the solar system of the Milky Way galaxy, Earth was supposed to have been formed about 4.5 billion years back. यानी कि यूनिवर्स 20 बिलियन ईयर बैक बना और अर्थ कब बना है 4.5 बिलियन ईयर्स बैक. ठीक है, उसके बाद क्या है, देयर वाज नो एटमॉस्फेयर ऑन द अर्ली अर्थ. ठीक है, अर्ली अर्थ पे कोई एटमॉस्फेयर नहीं था पहले, बाद में उसमें एटमॉस्फेयर बना. तो वाटर वेपर, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अमोनिया, ये 4 गैसेज का नाम याद रखना. क्या? H2O, NH3, CO2 और CH4. ये 4 गैसेज जो है आपको याद रखना है. ये 4 गैसेज प्रिमिटिव अर्थ पे पाई जाती थी. ठीक है. The UV rays from the sun broke up water into hydrogen and oxygen. जो UV रे फिर सन से है वो क्या किया, इसको ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में ब्रेक कर दिया. ठीक है. एंड द लाइटर H2 escaped. अब जो हल्का H2 था वो एटमॉस्फेयर में ऊपर चला गया. ठीक है. देन क्या हुआ, द ऑक्सीजन कंबाइंड विथ अमोनिया एंड मीथेन टू फॉर्म वाटर, CO2 एंड अदर्स. ठीक है. जो गैसियस वाटर था, अरे यार, जो गैसियस वाटर था ना, उससे H2 और O2 अलग हो गया और ये O2 जो है कंबाइन किया NH3 और CH4 के साथ और ये वाटर और अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाए. ठीक है. साथ ही साथ क्या बना, ओजोन लेयर फॉर्म हुआ. साथ ही साथ ओजोन लेयर फॉर्म हुआ. एज इट कूल्ड द वाटर वेपर फेल एज रेन. जैसे जैसे ओजोन लेयर फॉर्म हुआ फिर चीजें ठंडी हुई, यूवी रे को रोक पाए. जब टेम्परेचर कम हुआ तो क्या हुआ, वाटर वेपर बारिश बन के नीचे गिर गया. तो अर्थ पे जो बहुत सारे डिप्रेशन थे, गड्ढे थे, उसको भर दिया और क्या बना दिया, ओशन. Life appeared 500 million years after the formation of Earth. ठीक है. लाइफ कब आया, 500 million after the formation of Earth, यानी कि 4 billion years back. 4 billion years back 4.5 पे अर्थ बना और 4 बिलियन पे लाइफ आया. अब पूछ रहा है कि क्या लाइफ बाहर के स्पेस से आया या फिर यहीं पे ओरिजिनेट हुआ. तो पुराने जमाने के कुछ साइंटिस्ट बिलीव करते थे कि बाहर से आया, जैसे बैक्टीरिया का स्पोर्स होता है, उसी तरह से वो लोग सोचते थे कि दूसरे जगह से, दूसरे प्लैनेट से स्पोर्स जो है वो आए हैं अर्थ पे और उसके कारण अर्थ पे लाइफ शुरू हुआ. इस थ्योरी को क्या कहा गया, पैनस्पर्मिया. कौन सी थ्योरी, पैनस्पर्मिया. पैनस्पर्मिया इज स्टिल अ फेवरेट आइडिया फॉर सम ऑफ द एस्ट्रोनॉमर्स. फॉर अ लॉन्ग टाइम इट वाज आल्सो बिलीव्ड दैट लाइफ केम आउट ऑफ डिकेइंग एंड रॉटिंग मैटर लाइक स्ट्रॉ, मड एटसेट्रा. कुछ लोगों का पुराने टाइम में क्या मानना था पता है, कि लाइफ जो है ना सड़े गले मटेरियल से बनते थे. उनके पास एविडेंस क्या था कि वो कुछ भी सड़ा गला चीज छोड़ देते थे तो देखते थे वहां पे चूहे लग जा रहे हैं या फिर कुछ भी बैक्टीरिया या फिर फंगस लग जा रहा है, तो उनको लगता था कि सड़े गले चीजों से लाइफ की ओरिजिन होती है. लेकिन बाद में उन सबको डिस्प्रूव किया गया वेरियस एक्सपेरिमेंट से. दिस वाज द थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन. कौन सी थ्योरी थी ये, थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन. लुईस पास्चर बाय केयरफुल एक्सपेरिमेंटेशन डेमोंस्ट्रेटेड दैट लाइफ केम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ. उन्होंने क्या किया, उन्होंने, अच्छा ये तो लिखा ही हुआ है, चलो पढ़ के बताते हैं. He showed that pre-sterilized flash life did not come from killed yeast, while in another flash open air new living organisms arose from killed yeast. ठीक है. यानी कि एक ऐसे फ्लास्क ले लिए, ठीक है, इसको स्टेरिलाइज कर दिए, ठीक है, स्टेरिलाइज कर दिए और इसको बंद कर दिए. ठीक है. और इसमें देखे तो इसमें कोई लाइफ का ग्रोथ नहीं हुआ. और दूसरा क्या किए कि ओपन छोड़ दिए तो उसमें लाइफ का ग्रोथ हो गया. ठीक है. और एक स्वान नेक वाला भी एक्सपेरिमेंट किया गया था. Thus, the spontaneous generation theory was dismissed once and for all. However, it did not answer how the first life came on Earth. लेकिन ये असली आंसर नहीं दिया कि फर्स्ट लाइफ कैसे आया अर्थ पे. ठीक है. अब देखो, ओपेरिन ऑफ रसिया एंड हेल्डेन ऑफ इंग्लैंड. इसका ट्रिक क्या है, हीरो. ठीक है. हेल्डेन कहाँ के थे, इंग्लैंड के, और ओपेरिन कहाँ के थे, रसिया के. ठीक है. proposed that the first form of life could have come from pre-existing non-living organic molecule. ये क्या बोले कि शुरू का जो लाइफ है नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से आया था, नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से आया था थ्रू द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन. ठीक है. यानी कि फॉर्मेशन ऑफ लाइफ वाज प्रीसीडेड बाय केमिकल इवोल्यूशन. केमिकल इवोल्यूशन में क्या होता है, सिंपल नॉन ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से पहले ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस बने, फिर वो कॉम्प्लेक्स पॉलीसैकेराइड्स नहीं पॉलीमर्स बने, जैसे कि डीएनए. ठीक है. नेक्स्ट, द कंडीशन ऑन अर्थ वेयर हाई टेम्परेचर वोल्केनिक स्टॉर्म रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर कंटेनिंग दिस. ठीक है. इनिशियल अर्थ पे क्या था, ऑक्सीडाइजिंग एटमॉस्फेयर नहीं था, रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर था. इन 1953 एसएल मिलर जो कि एक अमेरिकन साइंटिस्ट थे, सिमिलर कंडीशंस ऑन ए लैबोरेटरी स्केल, लैब में जो है ना सिमिलर कंडीशन बनाए जैसा प्रिमिटिव अर्थ पे था. कैसे बनाए, एक इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज की क्लोज्ड फ्लास्क में कंटेनिंग CH4, हाइड्रोजन, NH3 एंड वाटर वेपर एट 800 डिग्री सेल्सियस. ठीक है. ही ऑब्जर्व फॉर्मेशन ऑफ अमाइनो एसिड्स. वो क्या ऑब्जर्व किया, फॉर्मेशन ऑफ अमाइनो एसिड. कितने दिन लगे थे एक्सपेरिमेंट में, 8 दिन के बाद ये चीजें बनी थी. ठीक है.
इन सिमिलर एक्सपेरिमेंट्स अदर्स ऑब्जर्व फॉर्मेशन ऑफ, अब दूसरे लोग भी अब कॉपी करने लगे इनको, फिर क्या वो लोग ऑब्जर्व किए, फॉर्मेशन ऑफ शुगर, नाइट्रोजनस बेसेस, पिगमेंट और फैट्स, ठीक है। एनालिसिस ऑफ मेटेरोइड कंसेंट आल्सो रिवील सिमिलर कंपाउंड्स इंडिकेटिंग दैट द सिमिलर प्रोसेस आर ऑकरिंग एल्सवेयर इन स्पेस। अब जब अर्थ पे बहुत सारे पुराने मेटेरोइड्स गिरे ना, तो उनको एनालाइज किया गया, तो उनके ऊपर भी ये शुगर, अमाइनो एसिड, नाइट्रोजन बेस, पिगमेंट, फैट वगैरह वगैरह मिले। तो इससे क्या पता चल रहा है कि हो सकता है कि यूनिवर्स में किसी और जगह पे भी लाइफ का इवोल्यूशन हो रहा हो, जो हमको अभी नहीं पता है, बाद में पता चले, ना पता चले, नहीं पता। क्या है उसके बाद, एनालिसिस ऑफ द मीटेराइट कंटेंट इज आल्सो रिवील सिमिलर कंपाउंड्स इंडिकेटिंग अ सिमिलर प्रोसेसेस आर ऑकरिंग समवेयर एल्स इन स्पेस। विद दिस लिमिटेड एविडेंस, द फर्स्ट पार्ट ऑफ द कंजक्टर थ्योरी, टूटी फूटी थ्योरी का पहला पार्ट जो है कि केमिकल इवोल्यूशन, वो मोर और लेस एक्सेप्ट हो गया। उसके बाद क्या है, वी हैव नो आइडिया हाउ फर्स्ट द रेप्लिकेटिंग मेटाबॉलिक कैप्सूल ऑफ लाइफ अराउज। पहला लाइफ आया कैसे, हम लोग केमिकल इवोल्यूशन देख लिए कि आरएनए और फैट वैट बन गया, लेकिन उससे एक लिविंग सेल कैसे बनाई हमको नहीं पता अभी भी, ठीक। द फर्स्ट नॉन सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ, अभी देखो फिर से ये डेट याद करने वाला आगे कि नॉन सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ कब आया, 3 बिलियन ईयर्स। अभी तक क्या देखे थे, 20 बिलियन में यूनिवर्स बना, 4.5 में अर्थ बना, 4 में लाइफ आया। और फर्स्ट नॉन सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ कब आया, नॉन सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ कब आया, 3 बिलियन में। 3 बिलियन में फर्स्ट नॉन सेलुलर, वो क्या थे, जो नॉन सेलुलर फॉर्म थे उसमें सेल नहीं थे, तो क्या थे, जायंट मॉलिक्यूल ऑफ आरएनए, प्रोटीन, पॉलीसैकेराइड, ठीक है। These capsules reproduce their molecules perhaps, इनके में मोस्ट प्रोबेबली रिप्रोडक्शन भी होता था, यानी कि एक मॉलिक्यूल से दूसरा मॉलिक्यूल रेप्लिकेशन, जैसे डीएनए आरएनए का होता है ना, उसी तरह से। The first cellular forms of life did not possibly originate till 2000 million years ago। और उसके बाद फर्स्ट सेलुलर फॉर्म कब तक आया, 2 बिलियन ईयर्स ago, 2 बिलियन ईयर्स ago, ठीक है। These were probably single cells, ठीक है, यानी कि सबसे पहला जैसे लाइफ का फॉर्म था वो क्या था, सिंगल फॉर्म। All life form were in water environment only, शुरू के जितने भी फॉर्म थे वो कहाँ थे, वाटर में ही। This version of biogenesis, that is the first form of life arose slowly through evolutionary forces from non-living molecules is accepted by majority। ये जो theory of abiogenesis है वो more or less accepted है। However, once formed, एक बार बनने के बाद जो सेलुलर फॉर्म्स कैसे इवॉल्व हो सकते हैं, उसकी फैसिनेटिंग स्टोरी को हम लोग नीचे डिस्कस कर रहे हैं, ठीक। कैसे हुआ था देखो, कन्वेंशनल रिलीजियस लिटरेचर्स टेल अस अबाउट द थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। जो लिटरेचर है हिंदू माइथोलॉजी और बाकी ग्रीक माइथोलॉजी, सब में क्या बताया गया, थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। इसमें क्या है, 3 चीजें हैं, तीन उसके पॉइंट्स हैं। क्या है, पहला, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स दैट वी सी टुडे वर क्रिएटेड एट सच, यानी कि एवोल्यूशन नहीं हुआ, भगवान ऐसे ही बनाए थे, ठीक है। दूसरा कि डाइवर्सिटी भी हमेशा ऐसा ही था, यानी ऑब्वियसली इतना ही स्पीसीज था, डाइवर्सिटी इतना ही होगा, और फ्यूचर में भी सेम रहेगा। और तीसरा क्या है कि अर्थ 4000 साल पुराना है। ये 4000 साल का कहां से लिया गया रेफरेंस, बाइबल से लिया गया, ठीक है। ये अर्थ 4000 साल पुराना है। ऑल दीज आइडियाज वर स्ट्रांगली चैलेंज ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी। ऑल दीज आइडियाज जो है उनको 19th सेंचुरी में चैलेंज किया गया साइंटिस्ट के द्वारा, बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशंस मेड ड्यूरिंग द सी वॉयेज इन शिप, जिसका नाम, शिप का नाम क्या था, HMS बीगल। चार्ल्स डार्विन ने क्या कहा कि existing life forms share similarities to varying degree not only among themselves but with the labs form that existed millions of years ago। चार्ल्स डार्विन अलग अलग आइलैंड पे गए, ठीक है, और उन्होंने क्या बताया कि जो लाइफ का फॉर्म है ना, उनके बीच में सिमिलैरिटी है, जो अभी लाइफ के फॉर्म्स है उनके बीच आपस में भी है, और मिलियंस ऑफ ईयर जो ऑर्गेनिज्म थे उनसे भी उनकी सिमिलैरिटी मिलती है। Many such life forms do not exist anymore, ठीक है, उसमें से कुछ लाइफ फॉर्म एक्सटिंक्ट हो गए। There had been extinctions of different life forms in the years gone, just as new life form arose at different periods of history of the earth, ठीक है। जैसे जैसे हिस्ट्री ऑफ अर्थ में इवोल्यूशन होते गया और चीजें होती गई, समय बीतते गया, तो कुछ लाइफ फॉर्म गायब होते गए, कुछ नए वाले पैदा होते रहे, नए नए जन्म लिया, पुराने वाले को रिप्लेस करते गए। There has been a gradual evolution of life form, ठीक है। Any population has built-in variation। अब देखो evolution का बेसिस क्या है कि किसी पॉपुलेशन में क्या होता है, built-in variations होते हैं। अपने में ही देख लो, इंसानों में कोई काला है, कोई गोरा है, कोई मोटा है, पतला है, चीजें हैं, तो लोगों में वेरिएशंस हैं। Those characteristics which enable some to survive better in natural condition would outbreed others that are less endowed to survive under such natural condition, ठीक है। लेकिन हम ह्यूमंस ने क्या किया, वैसे आर्टिफिशियल चीजें बना के, ऐसी बना के वो कर दिया कि कमजोर लोग, जो कमजोर लोग नहीं, बेसिकली ह्यूमन के मोरालिटी के कॉन्टेक्स्ट में तो ये गलत है, लेकिन एवोल्यूशन के कॉन्टेक्स्ट में ये है कि जैसे जो नॉट फिट फॉर सर्वाइवल है, वो भी क्या अभी के टाइम पे दबा के और
बाकी सुख सुविधाएं जो ह्यूमंस ने बनाई है उनके आधार पे क्या है कि जी पाएगा। लेकिन अगर जंगल में रहते और शिकार करके खाते अर्ली मैन की तरह, ठीक है, तो वो ये नहीं कर सकते थे। ठीक है, वो ये नहीं कर सकते थे। जो कमजोर रहता है वो सर्वाइव नहीं कर पाता। ठीक है, जो कमजोर रहता है वो सर्वाइव नहीं कर पाता। जैसे कि नॉर्मली जो लोग नेचुरल हैबिटेट में, लोग नहीं, जो जानवर रहते हैं उनके साथ हो रहा है। ठीक, अनदर वर्ड यूज वाज फिटनेस ऑफ द इंडिविजुअल और द पॉपुलेशन। ठीक है, द फिटनेस डार्विन के लिए फिटनेस का क्या मतलब था? अल्टीमेटली एंड ओनली टू द रिप्रोडक्टिव फिटनेस, कि कौन कितना प्रोजेनी पैदा कर सकता है। Hence, those who are better fit in an environment leave more progeny than the others, thus therefore will survive more and hence are selected by the nature. ठीक है, he called it natural selection. उसने इस प्रोसेस को क्या कहा? Natural selection and implied it as a mechanism of evolution. और डार्विन के मुताबिक जो है नेचुरल सिलेक्शन ही इवोल्यूशन का मैकेनिज्म है, जिसमें कि जो ज्यादा फिट है उस इन्वायरमेंट में ज्यादा बच्चे पैदा करेगा और उसके ज्यादा प्रोजेनी होंगे। ठीक है, लेट अस आल्सो रिमेंबर दैट अल्फ्रेड वॉलेस, अ नेचुरलिस्ट। अल्फ्रेड वॉलेस कौन थे? एक नेचुरलिस्ट थे। कहाँ पे काम किए थे? मलय आर्चिपेलागो में। मलय कहाँ है? मलेशिया में है। Had also come to similar conclusions around the same time. In due course of time, apparently new type of organisms are recognizable. ठीक है, समय बीतते बीतते क्या होगा ना, तुम देखोगे कि नए टाइप के ऑर्गेनिज्म आते हैं। All the existing life forms share similarities and share common ancestor. यानी कि सारे लाइफ फॉर्म है ना किसी न किसी वे में एक दूसरे से रिलेटेड है। ठीक है, however these ancestors were present at different times in the history of the earth. ठीक है, The geological history of the earth closely, geological मतलब क्या हुआ कि अर्थ का जो तुम सेडिमेंट निकालोगे और फॉसिल्स निकालोगे वो वाला हिस्ट्री closely correlates with the biological history of the earth. A common permissible conclusion is that earth is very old, not thousands of years but billions of years. इससे क्या पता चलता है कि अर्थ जो है बहुत ज्यादा पुराना है, thousands of years नहीं बल्कि billions of years पुराना है। Next, what are the evidences for the evolution? Evidence क्या क्या है evolution का? Evidence of the evolution of the life forms has indeed taken place on earth came from many quarters. पहला क्या है कि fossils are the remains. पहला फॉसिल है हमारे पास। ठीक है, कहाँ पाया जाता है? रॉक्स में पाया जाता है। रॉक सेडिमेंट बनाते हैं, उसके बीच में ऑर्गेनिज्म बनने के बाद दब जाता है, फिर उसका इंप्रेशन आ जाता है, तो उससे उसको फॉसिल बोलते हैं। रॉक्स फ्रॉम सेडिमेंट एंड a cross section of earth crust indicates the arrangement of sediments one over other during the long history of the earth. Different aged rocks and sediments contain fossils of different life forms which probably died during the formation of the particular segment. Now, some of them appear similar to modern organisms. They represent extinct organisms. A study of the fossils in different sedimentary layers indicates the geological period in which they existed. The study showed that life forms varied over time and certain life forms are restricted to certain geological time span. उस स्टडी से क्या पता चला, जो रॉक्स की स्टडी से, कि किसी जैसे कि रॉक है, अब देख ये रॉक है, इसका लेयर 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 लेयर, और सब में से तुम फॉसिल निकाले, ऊपर वाले लेयर में जो ऑर्गेनिजम्स मिल रहे हैं वो अलग टाइप के हैं और पुराने वाले ये हैं, तो ये वाले इसमें नहीं मिल रहे, ये वाले इसमें नहीं मिल रहे। तो मतलब क्या है कि धीरे धीरे जो है ना इवोल्यूशन हुआ है। तो इस टाइम पीरियड पे जब ये लेयर बन रही थी तब ये वाले ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट थे, और जब ये लेयर बन रही थी रॉक्स की तब ये वाले ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट थे। ठीक है, इसका कहने का मतलब ये है। The study showed that life forms varied over time and certain life forms restricted to certain geological time span. Hence, new life forms have arisen at different times in the history of the earth. All this paleontological evidence क्या होता है? जो फॉसिल वाला एविडेंस है उसको हम लोग क्या बोलते हैं साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी में? paleontological evidence. ठीक है, now embryological support for evolution. embryological क्या सपोर्ट था? was proposed by Ernst Haeckel. कौन किया था? Ernst Haeckel. Based upon the observation of certain features during embryonic stage common to all vertebrates that are absent in adults. ठीक है, उन्होंने क्या देखा कि एम्ब्रियोनिक स्टेज में जो सारे वर्टिब्रेट्स हैं मोर और लेस सिमिलर दिखते हैं, बस बड़े होने पे क्या है कि फीचर उनके डिफरेंट हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल, एम्ब्रायज ऑफ ऑल वर्टिब्रेट्स इंक्लूडिंग ह्यूमन डेवलप a row of vestigial gill slit just behind the head, but it is functional organ only in fish and not found in other. यानी कि क्या देखे कि जब एम्ब्रायो का अर्ली स्टेज होता है उसमें गिल स्लिट्स पाए जाते हैं, जो कि सिर्फ फिश में एक्चुअल में पाए जाते हैं, लेकिन बाकी सब उनसे ज्यादा इवॉल्व उसमें एब्सेंट होते हैं। ठीक, however this proposal was disapproved on careful study performed by Carl von Ernst von Weyer. ठीक है, he noted that embryos never pass through the adult stages of the other animals. तो ये जो है अर्नस्ट हैकल क्या बोल दिए थे कि जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो सारे लाइफ मतलब जितने भी स्टेज हैं लाइफ के सारे को वो करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। वो सिर्फ एम्ब्रायनिक स्टेज को कॉपी करते हैं, एडल्ट लाइफ फॉर्म को कभी भी उसके उसमें नहीं आता है, उसके एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट में नहीं आता। ऐसा नहीं कि फिश की तरह हमारे पास फिन्स और स्केल्स होते हैं, एम्ब्रायो में नहीं होते हैं। ठीक है,
The comparative anatomy and morphology shows similarities and differences among the organisms of today and that exist millions of years ago. ठीक है, तो ये भी याद रखना है कि किससे कौन कौन सा निकला है। सबसे पहले ब्रैकियोसोरस, ब्रैकियोसोरस से टायरानोसोरस निकला, ठीक है, इससे आर्कियोप्टेरिक्स, उससे क्रोकोडाइल, टेरिनोडॉन, स्टीगोसोरस, स्टीगोसोरस से ट्राइसेराटॉप्स। ये याद रखना है क्योंकि कभी पूछ देता है कि ब्रैकियोसोरस से ट्राइसेराटॉप्स निकला था क्या, तो नहीं निकला था, ठीक है। Such similarities can be interpreted to understand whether common ancestors were shared or not. जैसे कि क्रोकोडाइल और टेरिनोडॉन का कॉमन एंसेस्टर है ना आर्कियोप्टेरिक्स, ठीक है, लेकिन इसका कॉमन एंसेस्टर नहीं है ये, उसी तरह से। फॉर एग्जांपल whales, bats, cheetah and humans all share similarities in pattern of bones of the four limbs, ठीक है। दो these four limbs perform different function in the organism, जैसे कि whales में क्या होता है, तैरने का काम करता है, bats में उड़ने का काम करता है, चीता में दौड़ने का काम करता है, और हमारे में खाने पीने और पकड़ने का काम करता है, ठीक है, ठीक है। तो उनका फंक्शन डिफरेंट है लेकिन एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर क्या है, सेम है। क्या है, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल और फेलेंजेस सब में पाए जाते हैं। Hence, in these animals, same structure developed along different direction due to adaptation to different needs. यानी कि इनमें स्ट्रक्चर सिमिलर है लेकिन काम अलग, उन्होंने अलग अलग काम उससे करवाना शुरू कर दिया इन द ड्यू कोर्स ऑफ द इवोल्यूशन, अपने इन्वायरमेंट की जरूरत के हिसाब से। जो पानी में रहा था तैरने लगा, जो पेड़ पे रहा था उड़ने लगा। दिस इज डाइवर्जेंट इवोल्यूशन एंड दीज स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड होमोलोगस, ठीक। नेक्स्ट, अदर एग्जांपल ऑफ द वर्टिब्रेट्स, हार्ट और ब्रेन। अदर एग्जांपल क्या है, वर्टिब्रेट का हार्ट और ब्रेन, ठीक है। क्या है, उनका स्ट्रक्चर सिमिलर है बट फंक्शन डिफरेंट है, ठीक है। इन प्लांट्स आल्सो द थॉर्न एंड टेंड्रिल्स ऑफ द बोगनविलिया एंड कुकुरबिटा रिप्रेजेंट होमोलॉजी। कैसे, कैसे, थॉर्न सारा जो है इंटरनोड से नोट से निकल रहा है, ठीक है। तो थॉर्न एंड टेंड्रिल ऑफ द बोगनविलिया एंड कुकुरबिटा, ठीक है, ये याद रखना है। होमोलॉजी इज बेस्ड ऑन द डाइवर्जेंट इवोल्यूशन व्हेयरएज एनालॉजी refers to a situation exactly opposite, ठीक है। एक दूसरा भी तरीका होता है, क्या होता है, एनालॉजी। एनालॉजी में क्या होता है, दे आर नॉट एनाटॉमिकल सिमिलर स्ट्रक्चर्स दो दे परफॉर्म सिमिलर फंक्शन। एनाटॉमिकल सिमिलर नहीं है, अलग अलग थे उनका एंसेस्टर, लेकिन सेम एनवायरनमेंट में रहने के कारण क्या हुआ कि वो लोग सेम तरीके की चीजें डेवलप कर लिए। हेंस एनालॉगस स्ट्रक्चर एज ए रिजल्ट ऑफ कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स इवॉल्विंग फ्रॉम द सेम फंक्शन एंड हेंस हैविंग सिमिलरिटीज। अदर्स एग्जांपल्स ऑफ एनालॉजी आर आई ऑफ ऑक्टोपस और मैमल्स, फ्लिपर ऑफ पेंगुइन एंड डॉल्फिन। दोनों का स्ट्रक्चर अलग अलग है लेकिन फंक्शन वही है, तैरने का कर रहा है। One can say that if the similar habitat that resulted in the selection of similar adaptive features in different crop of organism but who are the same function, जैसे कि स्वीट पोटैटो और पोटैटो, वो भी एक एनालॉजी का एग्जांपल है प्लांट्स के लिए, ठीक है। In the same line of argument, the similarities in the protein and genes performing given function among the diverse organism gives clue of the common ancestry। क्या है कि जो ऑर्गेनिज्म में प्रोटीन और जीन की सिमिलरिटी है वो कॉमन एंसेस्ट्री को दर्शाती है कि हाँ इनका सिमिलर होगा, ठीक है। Man has bred selected plants and animals for agriculture, horticulture और security. Man has domesticated many wild animals and crops, ठीक है। Man जो है बहुत सारे ब्रीडिंग करके नया नया ब्रीड बनाया है और बहुत सारे प्लांट्स का हाइब्रिड बनाया है, ठीक है। तो कहा जा रहा है कि if the man within 100 of years could create new breeds, could not nature have done this over the millions of years, ठीक है। यानी कि अगर मैन बना सकता है तो नेचर बना सकता है। नेक्स्ट क्या है, अनदर इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन सपोर्टिंग द इवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन इज कम्स फ्रॉम द इंग्लैंड। क्या हुआ था वहां पे, तो वहां पे बेसिकली दो टाइप के मौत रहते थे, एक ये डार्क वाले और एक व्हाइट वाले। तो इंडस्ट्रियल इवोल्यूशन हुआ था वहां पे, मशीनों का यूज शुरू हुआ था, ठीक है, काम करने के लिए। तो उससे पहले क्या था कि मशीनों के स्मोक से ना पेड़ पे क्या, वहां पे क्या था कि ठंडा जगह है, पेड़ पे लाइकन पाए जाते थे वहां पे, ठीक है, और वो लाइकन सफेद कलर के होते थे। तो क्या होता था कि सफेद वाला मौत का संख्या इन जनरल ज्यादा था, क्यों, क्योंकि सफेद लाइकन पे सफेद मौत जब रहता था ना तो कौवे या बाकी प्रेडेटर्स को खा नहीं पाते, दिखते नहीं थे, ठीक है, उनका संख्या ज्यादा था। लेकिन क्या हुआ, जैसे इवोल्यूशनर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया, मशीनों का यूज हुआ, तो पेड़ों पे क्या हुआ, पॉल्यूशन बढ़ा, कार्बन डिपॉजिट होने लगा, काला होने लगा। काला होने के बाद क्या हुआ कि ये व्हाइट वाले मॉस जो थे ना वो इजीली विजिबल होने लगे, और ये डार्क वाले मॉस जो है ना वो कैमोफ्लेज कर जाते थे उस पेड़ पे। और बाद में देखा गया कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद इस वाले मॉस की जनसंख्या बढ़ गई। तो जैसे जैसे नेचर चेंज होगा, तो मैनमेड कारण से हो या फिर नेचुरल कारण से, उसमें जो बेटर फिट करेगा, जिसके पास फिट करने के बेटर कैरेक्टरिस्टिक है, उनका जनसंख्या बढ़ जाएगा, यानी वो नेचुरली सिलेक्टेड हो जाएगा, ठीक, वही चीज है। During the post-industrial period, tree trunks become dark due to industrial smoke and soot, ठीक है। Why did not survive to predators die dark animal life, ठीक है, सेम चीज है, ठीक। अब ये क्या है,
दिस अंडरस्टैंडिंग सपोर्टेड बाय फैक्ट दैट इन एरिया जहां पे इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ, जैसे गांव के एरिया में, ठीक है, द काउंट ऑफ मेलानिक मॉथ वाज लो, ठीक है। अब इसका तुम बोल सकते हो कि नहीं, इन्वायरमेंट में कोई और कारण से हुआ होगा, ऐसा जीन चेंज हो गया होगा, कुछ भी हो गया होगा। नहीं, जहाँ पे गांव था, जहाँ पे इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन नहीं हुआ था, वहां पे देखा गया कि वहां पे अभी भी क्या था, ब्लैक व्हाइट मॉथ ही ज्यादा था, क्योंकि वहां पे फूड डिपोजिशन नहीं हुआ था ट्रीज पे। Similarly, excess of herbicide pesticide has not only resulted in selection of resistant varieties in a much lesser time scale। अब क्या है कि हम लोग ज्यादा पेस्टिसाइड यूज कर रहे हैं, तो उससे क्या क्या हो रहा है कि मर रहे हैं जो भी पैथोजेंस हैं या फिर पेस्ट्स हैं, लेकिन उनमें से कुछ पेस्ट के पास मान लो कि सर्वाइवल एडवांटेज है, वो उन पे असर नहीं कर रहा है किसी भी कारण से, बैरियर है या फिर केमिकल है, जीन है, तो क्या हो जा रहा है उनके कारण कि वो ज्यादा बच्चे पैदा कर पा रहे हैं, और उसके बाद वैसे वाले मौत ही, रेजिस्टेंस वाले मौत ज्यादा हो जा रहे हैं दुनिया में, ठीक है। Hence, resistance organism is cell appearing in time of scale of months of years, not centuries, ठीक है। These are examples of evolution by anthropogenic action। Anthropogenic action मतलब क्या हुआ कि man made action से कोई काम होता है उसको anthropogenic action कहते हैं। This also tells that evolution is not a reactive process in the sense of determinism, it is a stochastic process based on the chance events in nature and chance mutations in the organism। यानी कि evolution जो है ना, डिटरमाइंड नहीं है कि ऐसे 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 ही होगा, नेचर में जो चांस इवेंट है ना, उस पर डिपेंड करता है, रैंडम है कि अगर जो चीजें होंगी उसके फेवर में इवोल्यूशन का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट, व्हाट इज अडैप्टिव रेडिएशन, ये क्या होता है। डार्विन जो है गैलापागोस आइलैंड पे गए थे, वहां पे उन्होंने क्या देखा कि डार्विन फिंच मतलब पंछी एक थी अलग टाइप की वहां पे, उसका नाम ही बाद में डार्विन फिंच ही पड़ गया। तो डार्विन फिंच की उन्होंने बहुत सारी वेराइटीज देखी, बहुत सारी वेराइटीज देखी, और सारे सेम आइलैंड्स पे थे, कुछ ऐसे पतले बीक वाले, मोटे बीक वाले, पॉइंटेड बीक वाले, ठीक है, जैसे ये फूल से रस चूस के पीता होगा, ये नट्स क्रैक करता होगा, ठीक है, ऐसे ऐसे। All the varieties he conjectured evolved on the island itself. From the original seed-eating features, many other formed with altered beaks arose, enabling them to become insectivorous and vegetarian finches, ठीक है। वेजिटेबल खाने वाले, फ्रूट्स खाने वाले अलग अलग टाइप के बीक्स इन्होंने डेवलप कर लिए। This process of evolution of different species from in a given geographical area starting from a point and literally radiating to other area of geography, इसको क्या कहा जाता है, एडेप्टिव रेडिएशन। यानी कि एक जियोग्राफिकल एरिया पे एक चीज, एक पंछी हो या जानवर हो, कुछ भी हो, और उसका क्या हो कि अलग अलग अपना मॉडिफिकेशन कर ले, उसका अलग अलग जगहों पर डिफरेंट जियोग्राफिकल एरिया में चला जाए, उसको क्या बोलते हैं, एडेप्टिव रेडिएशन। Darwin's finches represent one of the best examples of this phenomena. Another example is Australian marsupial। Another example क्या है, ऑस्ट्रेलियन marsupials। क्या था उनमें, a number of marsupial। marsupial क्या होता है, मैमल का एक टाइप होता है जो कि कंप्लीट मैमल्स नहीं, इनकम्प्लीट है, ठीक है। Each different from the other, evolved from the ancestral stock, but all within the Australian island continent। When more than one adaptive variation have occurred in an isolated geographical area, one can call this convergent evolution। अब देखो क्या हुआ, और ये ना ऐसे मार्सुपियल क्या होता है कि मैमल होता है लेकिन इनमें प्लेसेंटा नहीं होता है बेसिकली, ठीक है। तो देखो मार्सुपियल क्या है, टस्मेनियन वुल्फ, इस टाइप का डिफरेंट डिफरेंट एक सिमिलर ऑर्गेनिज्म से डेवलप किए, लेकिन साथ में वहाँ के जो प्लेसेंटल मैमल थे ना, वहाँ के वो भी सेम टाइप के फीचर के साथ प्लेसेंटल मैमल भी, जैसे कि मोल के जैसा मार्सुपियल मोल था, एंटीटर है तो न्यूमैट एंटीटर है, माउस है तो फिर मार्सुपियल माउस है, लेमन है, स्पॉटेड कस्कस है, फ्लाइंग स्क्वायरल है, उसके जैसा एक मार्सुपियल फ्लाइंग फैलेंजर है, ठीक है। सिमिलर प्लेसेंटल और नॉन प्लेसेंटल दोनों ऑर्गेनिजम्स आए थे, तो जब दो अलग तरह का एडेप्टिव रेडिएशन साथ में हो रहा है तो उसको क्या बोल दिया जाता है, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, ठीक। नेक्स्ट, बायोलॉजिकल इवोल्यूशन। The evolution by natural selection in a true sense would have started when cellular forms of life with differences in metabolic capability originated on Earth। The essence of Darwinian theory about the evolution is natural selection। The essence of Darwinian theory about the evolution क्या है, natural selection। The rate of appearance of the new life forms is linked to the life cycle or lifespan। The rate of appearance कैसे होता है कि नया नया लाइफ फॉर्म कितना वेरिएशन आएगा, वो डिपेंड करता है कि उसका लाइफ स्पैन कितना है। जिसका लाइफ स्पैन ज्यादा होगा उसके में कम, वो धीरे धीरे बच्चे पैदा भी करता है, ऐसा देखा गया। उसके में क्या है कि इवोल्यूशन का कम चांस रहेगा, ठीक। Microbes that divide fast have ability to multiply and become millions of individuals within hours। और उनमें ज्यादा म्यूटेशन भी होता है, ठीक है। A change in the median composition would bring about only that part of the population that can survive under the new condition। In due course of time, this variant population outgoes the others and appears। यही बता रहा है कि एक बैक्टीरिया ले लो, उसको एक मीडियम पे हुआ, उसको फिर कोई दूसरे मीडियम पे ट्रांसफर करो, तो क्या उसमें सारे बैक्टीरिया उस मीडियम पे ग्रो नहीं कर पाएंगे, और जो ग्रो कर रहे होंगे धीरे धीरे उन्हीं का नंबर बढ़ते रहेगा, एक नया टाइप का बैक्टीरिया का स्ट्रेन बन जाएगा जो उसी टाइप के मीडियम पे सर्वाइव कर रहा है, ठीक।
तो ये बैक्टीरिया के लिए क्या है, ये चीज डेज में हो जा रहा है, लेकिन फॉर द सेम थिंग टू हैपन टू अ फिश और फॉल इट मे टेक मिलियंस ऑफ ईयर्स, ठीक। नाउ नेचर सिलेक्ट्स फॉर फिटनेस, नेचर क्या करता है, सिलेक्ट करता है फिटनेस को। वन मस्ट रिमेंबर दैट सो कॉल्ड फिटनेस इज बेस्ड ऑन द कैरेक्टरिस्टिक्स व्हिच आर इनहेरिटेड। ऐसा नहीं कि कैरेक्टर ऐसा बना दो जो इनहेरिट ना हो, तो वो फिटनेस नहीं, ऐसा कैरेक्टर जो प्रोजेनी में जा सके वही फिटनेस है। हेंस देयर मस्ट बी जेनेटिक बेसिस ऑफ गेटिंग सिलेक्टेड एंड इवॉल्व। तो इससे क्या पता चलता है कि इवोल्यूशन में जेनेटिक्स का भी कुछ रोल होगा। द फिटनेस इज द एंड रिजल्ट ऑफ द एबिलिटी टू अडैप्ट एंड सिलेक्टेड बाय द नेचर, ठीक। नेक्स्ट, branching descent and natural selection are the two key concepts of the Darwinian theory of the evolution. ब्रांचिंग डिसेंट क्या है कि कॉमन एंसेस्टर से अलग 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 निकल रहे हैं, ठीक, वो हुआ। और नेचुरल सिलेक्शन क्या हुआ कि मान लो एक ए है, ए से 10 तरह का ऑर्गेनिज्म निकल गया, और एक बी ऑर्गेनिज्म, उससे भी 10 तरह के ऑर्गेनिज्म निकले, और ये जो 20 ऑर्गेनिज्म है उसमें से कुछ आपस में सिमिलरिटी शेयर कर रहे हैं। तो क्या है, जो ए और बी से अलग अलग ऑर्गेनिज्म निकले, और उनमें से जो उस एनवायरनमेंट में बेटर सूट कर रहे हैं वो सर्वाइव कर जा रहे हैं, ठीक। नेक्स्ट, इवन बिफोर द डार्विन अ फ्रेंच नेचुरलिस्ट जिसका नाम क्या था, लामार्क। लामार्क क्या कहा, एवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म्स हैड occurred बट ड्रिवन बाय यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स। वो क्या बोलता था कि यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन, बेसिकली वो क्या बोलता था कि जैसे जिराफ था ना, उसका पहले गर्दन छोटा होता था, लेकिन उसमें से जिराफ जो है बार बार क्या किया कि खाना खाने के लिए अपना गर्दन ऊंचा करने का प्रयास करने लगा, प्रयास करने लगा, और ऐसे करते करते जिराफ की गर्दन लंबी हो गई, ठीक। उन्होंने ये दिया था, किसने दिया था, लामार्क। जिराफ स्लोली ओवर द इयर्स केम टू एक्वायर लॉन्ग नेक्स, नोबडी बिलीव्स दिस कैरेक्टर एनीमोर। लेकिन अब इसमें बिलीव नहीं किया जा सकता। इज इवोल्यूशन प्रोसेस और रिजल्ट ऑफ प्रोसेस, इवोल्यूशन प्रोसेस है या फिर रिजल्ट ऑफ द प्रोसेस है, क्या है। द वर्ल्ड वी सी इन एनिमेट इज द ओनली द स्टोरीज ऑफ सक्सेस ऑफ इवोल्यूशन व्हेन वी डिस्क्राइब द स्टोरी दिस। अब देखो, जब हम ये स्टोरी अर्थ का बता रहे हैं तो उसमें क्या बोलेंगे, इवोल्यूशन एक प्रोसेस है, ठीक, जिसमें कि इनएनिमेट और एनिमेट चीजें अलग अलग तरीके से कैसे दुनिया में इवॉल्व हुई, उसमें इवोल्यूशन प्रोसेस है। लेकिन जब हम स्टोरी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ को डेवलप करें, डिस्कस करते हैं, तो उसमें हम लोग इवोल्यूशन को कैसे डिस्कस करते हैं, एज ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ ए प्रोसेस जिसको बोलते हैं नेचुरल सिलेक्शन। उसमें क्या बोलते हैं कि इवोल्यूशन जो है नेचुरल सिलेक्शन का परिणाम है, ठीक है। नाउ वी आर स्टिल नॉट वेरी क्लियर वेदर टू रिगार्ड एवोल्यूशन एंड नेचुरल सिलेक्शन एज प्रोसेस और एंड रिजल्ट ऑफ अननोन प्रोसेस, ठीक, अभी भी क्लियर नहीं है, दे आर नॉट वेरी क्लियर। नेक्स्ट, it is possible that the work of Thomas Malthus on population influenced Darwin। ऐसा हो सकता है कि थॉमस माल्थस थे, उनके वर्क जो है ना डार्विन को इन्फ्लुएंस किया हो। नेचुरल सिलेक्शन बेस्ड ऑन सर्टेन ऑब्जर्वेशन व्हिच आर फैक्चुअल, फॉर एग्जांपल नेचुरल रिसोर्सेज आर लिमिटेड। नेचुरल सिलेक्शन का क्या क्या है, पोस्टुलेट नेचुरल रिसोर्स जो लिमिटेड है, पॉपुलेशन आर स्टेबल इन साइज एक्सेप्ट फॉर सीजनल फ्लक्चुएशन एंड मेंबर्स ऑफ ए पॉपुलेशन वेरी इन कैरेक्टरिस्टिक। यानी कि जो पॉपुलेशन है मोर और लेस कांस्टेंट रहती है, और सीजनल वेरिएशन के अलावा उसके अलावा जो है नेचुरल रिसोर्स लिमिटेड है, और मेंबर्स ऑफ द पॉपुलेशन में अलग अलग फीचर्स होते हैं, सब एक समान नहीं होते हैं, ठीक, पांचों उंगली बराबर नहीं है। इनफैक्ट नो टू इंडिविजुअल्स आर अलाइक इवन दो दे लुक सुपरफिशियली सिमिलर, मोस्ट ऑफ द वेरिएशंस आर इनहेरिटेड। द फैक्ट दैट थ्योरेटिकली population size will grow exponentially if everybody reproduce maximally, and the fact that the population sizes in reality are limited means that there had been a competition for resources, ठीक, only some survived and grew at the cost of the others that could not flourish। तो कैसे हुआ नेचुरल सिलेक्शन, रिसोर्सेज लिमिटेड थी तो लड़ाई हुआ, खाने में जो बेटर था, जो बेटर खा के बेटर बच्चे पैदा कर पाया वो सर्वाइव किया, और बाकी दूसरे मर गए, ठीक है। The novelty and brilliant insight of Darwin was this, that he asserted that variations which are heritable and which make the resource utilization better for a few will enable only those to reproduce and leave more progeny. Hence, over a period of time, the survivors will leave more progeny, and there would be a change in the population characteristic and new life form appear to arise। मतलब क्या, ये अलग अलग फीचर्स वाले ऑर्गेनिज्म है, उसमें जो ऑर्गेनिज्म अपना ऐसा इनहेरिट कर दे अपने बच्चों में ऐसा कैरेक्टरिस्टिक जो कि उसको उस एनवायरनमेंट में बेटर सर्वाइवल एडवांटेज दे, ओवर द इयर्स ओवर द जनरेशंस उसकी संख्या क्या होगी, बढ़ जाएगी, ठीक। मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन, व्हाट इज द origin of this variation and how does speciation occurs। evolution का मैकेनिज्म क्या है, ठीक। तो लमार्क क्या बोला था कि ऐसे यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन बोला था। उसके अलावा एक ह्यूगो डी प्राइज आया, ठीक है, वो क्या बोले, इवनिंग प्रिमिरोज पे अपना एक आइडिया दिए म्यूटेशन का। म्यूटेशन क्या है, मतलब वो लमार्क क्या बोला था कि छोटा छोटा वेरिएशन से आता है, जैसे कि पहले गर्दन लंबा करना शुरू किया तो धीरे 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 लंबा होते गया, लेकिन नहीं, ये ह्यूगो डी प्राइज क्या बोला कि म्यूटेशन होता है। म्यूटेशन क्या है,
सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन, इसको बोलता है साल्टेशन। ये ऐसा हो गया जिससे उसको कुछ अलग ही टाइप का फीचर मिल गया, ठीक है, और वो बेटर सर्वाइव करने लगा। जैसे कि कोई एक जिराफ गलती से उसमें म्यूटेशन हो गया, उसका गर्दन लंबा हो गया, उसके कारण क्या हुआ कि ज्यादा खाना खा पाया और ज्यादा बच्चा पैदा कर पाया। धीरे धीरे क्या हुआ कि उसका जीन बच्चों में गया और ज्यादा लंबी गर्दन वाले जिराफ पैदा होने लगे। धीरे धीरे नहीं हुआ, सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन के थ्रू हुआ है, ठीक। नेक्स्ट, हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल। हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल क्या कहता है? हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल कहता है कि पॉपुलेशन में जो है ना फ्रीक्वेंसी ऑफ अलील कितना है वो डिपेंड करता है, ठीक, कि उसका एडवांटेज क्या मिलेगा उसको ऑर्गेनिज्म को सर्वाइवल में, ठीक। Frequency was fixed remain same throughout the generation. The Hardy-Weinberg principle is studied using the algebraic equation. The principle says that allele frequency in the population are stable and is constant over generation to generation. The gene pool remains constant, यानी जीन पूल जो है हमेशा कांस्टेंट रहता है। Sum total of all the allele frequencies 1, सारा फ्रीक्वेंसी को जोड़ोगे तो ऑब्वियसली 1 आएगा, 1 by 1 is equal to 1. The individual frequencies, for example, that can be named PQ. In a diploid, P and Q represent frequency of allele A and frequency of allele A, small a. The frequency of AA in the individuals को क्या बोलेंगे? P square, ठीक है। देखो क्या ऑर्गेनिज्म है, उसमें दो अलील है, एक A है एक स्मॉल a है, जैसे कि कैपिटल टी स्मॉल टी होता है वैसे। तो किसी ऑर्गेनिज्म का अगर AA है जीनोटाइप तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? P स्क्वायर। और सिमिलरली जिसका किसी का QQ है उसको बोलेंगे Q स्क्वायर, और इसका कैपिटल A स्मॉल a है उसको बोलेंगे क्या? 2PQ, ठीक है। तो हेंस P स्क्वायर प्लस 2PQ प्लस Q स्क्वायर इक्वल टू 1, क्योंकि सारा फ्रीक्वेंसी का जोड़ कितना होता है? 1। दिस इज ए बाइनोमियल एक्सपेंशन ऑफ P प्लस Q द होल स्क्वायर। When the frequency is made a difference for expected value, the difference indicates the extent of evolutionary changes. Disturbance in genetic equilibrium, that is change of frequency of alleles in a population, would then be interpreted as resulting in evolution, ठीक। अब हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम को मेंटेन करने के लिए 5 फैक्टर होते हैं, कौन कौन से? जीन माइग्रेशन, जिसको जीन फ्लो भी कहते हैं, जेनेटिक ड्रिफ्ट, म्यूटेशन, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन एंड नेचुरल सिलेक्शन, ठीक। ये पांचों याद होना चाहिए क्या? जेनेटिक ड्रिफ्ट, जीन फ्लो, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, नेचुरल सिलेक्शन और म्यूटेशन, ठीक। नेक्स्ट, माइग्रेशन क्या होता है? जब एक सेक्शन पॉपुलेशन दूसरे जगह जाए, जीन फ्रीक्वेंसी जो ओरिजिनल का भी चेंज हो जाएगा, नए वाले का भी चेंज हो जाएगा। सिमिलरली अलग अलग चीजों से भी होगा, ठीक है। समटाइम्स क्या होता है, allele frequency is so different in the sample of the population that they become a different species. इतना अलग फीचर आ गया कि उसको नया स्पीसीज माना जाता है। ओरिजिनल डिफलेट पॉपुलेशन को उसमें क्या बोलते हैं? फाउंडर बोलते हैं। और जो ओरिजिनल बाहर से आया तो उसको क्या बोलते हैं? फाउंडर बोलते हैं। इस इफेक्ट को क्या बोलते हैं? फाउंडर इफेक्ट। द माइक्रोबियल एक्सपेरिमेंट सो दैट द प्री एग्जिस्टिंग advantageous mutations when selected will result in observation of new phenotype. माइक्रो एक्सपेरिमेंट से क्या पता चलता है कि माइक्रोब्स में पहले से वो म्यूटेशन पता रहता है, लेकिन वो क्या होता है उनको सर्वाइवल एडवांटेज देता है और फिर ज्यादा बच्चे पैदा करते तो हमें लगता है कि नया स्ट्रेन डेवलप हुआ है, ठीक है, लेकिन वो प्री एग्जिस्टिंग है, ठीक। The natural selection is a process in which heritable variation better survive and able to reproduce and have large number of progeny, ठीक। समझ गए इस चीज को? नेचुरल सिलेक्शन में क्या होता है? हेरिटेबल वेरिएशन जो है वो जाएगा अपने न्यू वाले ऑर्गेनिज्म में। A critical analysis makes us believe that variation due to mutation or variations due to recombination during gametogenesis or due to the gene flow or genetic defect in change frequency of genes and alleles in the future generation, ठीक। हमें एनालिसिस से क्या पता चलता है? धीरे धीरे फ्यूचर में चल के सारी स्पीसीज और वो चेंज होंगे, ठीक। नेचुरल सिलेक्शन कैन लीड टू डायरेक्शनल चेंज और डिसरप्शन, यानी कि 3 हो सकता है। नेचुरल सिलेक्शन क्या होता है? स्टेबलाइजेशन, जिसमें कि बीच वाली वैल्यू जो है जैसे कि ना ज्यादा छोटे लोग रहे ना ज्यादा लंबे लोग रहे, मीडियम लोग रहने लगे, ठीक है। या फिर दूसरा क्या हो सकता है? कोई ऐसा जगह हो जहाँ पे बस ऊंचा जगह पे खाना मिलता हो, तो वहाँ बस लंबे लोग ज्यादा सर्वाइव कर पाएंगे, ज्यादा बच्चा पैदा कर पाएंगे, क्योंकि भूखे लोग तो भूखे रह जाएंगे ना, छोटे लोग। तो उसमें क्या होगा कि एक तरफ जाने लगा, एक तरफ, और एक तीसरा होगा जिसमें कि दोनों एक्सट्रीम वाले को सर्वाइवल एडवांटेज है लेकिन बीच वाले को नहीं होता, उसको क्या बोलता है? डिसरप्शन। 3 टाइप का ग्रोथ कर्व होता है हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल का। अब देखो ए ब्रीफ अकाउंट ऑफ एवोल्यूशन। अब ब्रीफ अकाउंट देखो 2000 में आया, वो क्या हुआ था? फर्स्ट सेलुलर फॉर्म आया था। वो क्या था? वो एक सेल था जो कि प्रोकैरियोटिक सेल था, ठीक है। वो कितना साल पहले आया था? 2000 ईयर्स अगो, 2000 मिलियन ईयर्स अगो, यानी कि बेसिकली 2 बिलियन ईयर्स अगो, ठीक है। The mechanism of how non-cellular aggregates of giant macromolecules could evolve into cells with membranes envelope is not known, ठीक। अब कैसे आरएनए और चीजों से वो आया हमारे पास सेलुलर फॉर्म, वो हमको नहीं पता है। नाउ
Some of the cells have the ability to release O2. अभी जो प्रोकैरियोटिक सेल थे सेलुलर वाले उनमें से कुछ के पास O2 रिलीज करने की क्षमता थी जो कि लाइट रिएक्शन के जैसा ऑलमोस्ट सिमिलर ही था where water is split in the form of solar energy captured and channelized by appropriate light harvesting pigments. Slowly, single-celled organisms became multicellular forms. By the time of 500 million years ago, invertebrate form 500 माया में क्या बना इनवर्टिब्रेट फॉर्म बन गया 350 में क्या आ गया जॉलेस फिश आ गया सीवीड और कुछ प्लांट जो है 320 माया में आ गया वी आर टोल्ड दैट द फर्स्ट ऑर्गेनिज्म दैट इन्वेटेड द लैंड विद प्लांट्स हमें बताया गया कि पहला ऑर्गेनिज्म जो लैंड पे आया वो कौन थे प्लांट्स थे दे वेर वाइड स्प्रेड ऑन द लैंड व्हेन एनिमल्स इन्वेटेड लैंड जब एनिमल्स लैंड पे आए उस समय लैंड पे अबंडेंट मात्रा में प्लांट्स प्रेजेंट थे ठीक The fish with stout and strong fins could move on land and go back in water. मतलब ऐसे फिश थे जो एम्फीबियन फिश टाइप के थे जो कि लैंड में भी चल सकते थे और वाटर में से वापस भी जा सकते थे दिस वाज अबाउट 350 माया ये स्टॉक फिश कब थे 350 माया पे in 1938 एक फिश पकड़ा गया साउथ अफ्रीका में जिसका नाम क्या था सीलाकांत क्या नाम था सीलाकांत which was thought to be extincted लेकिन कुछ और से पता चला कि अच्छा ये तो फलाने की वो है भूत ठीक है सबसे पहले क्या पता चला कि जो साउथ अफ्रीका में एक सीलाकांत नाम का फिश पाया गया ठीक है तो पहले सोचा गया कि एक्सटिंक्ट हो गया था लेकिन बाद में क्या पता चला कि ये जो एक्सटिंक्ट नहीं हुआ है इसका एक अभी भी कुछ इसके लाइफ फॉर्म जिंदा है these animals called lobe fins evolved into the amphibians that lived on both land and water जो सीलाकांत था वो लोब फिन था और वही आगे चल के एम्फीबियन में इवॉल्व हुआ There are no specimens of those left with us. अभी हमारे पास वैसे कोई स्पेसिमेन नहीं है. However, these were the ancestors of the modern day frogs and salamander. लेकिन ये कहते हैं modern day frog and salamander के ancestors थे. They laid thick-celled eggs which did not ripen in the sun. तो amphibian क्या हुआ कि लैंड पे वो अंडे देने लगे reptilians. तो क्या हुआ ऐसे अंडे देते जिनका thick cell हो जिससे कि वो लैंड पे desiccation ना हो जाए उसका ठीक. Again, we see only their modern day descendants like turtles, tortoise and crocodiles in the next 200 million years ago. यानी कि 350 से लेके 150 तक reptiles of different shape and sizes were dominant on the earth. उसके अलावा giant forms were present but they fell to form coal deposits. Some of these reptiles went back into the water and evolved like fish-like reptile. 200 million years ago में क्या हुआ एक थियोसॉरस एक ऐसा था फिश लाइक रेप्टाइल था रेप्टाइल लेकिन उसका फिश लाइक दिखता था ठीक है The land reptiles were of course the dinosaurs और उस टाइम पे 200 मिलियन ईयर अगो जब जायंट फॉर्म थे और जो बाद में गिर के कोयला बने उस टाइम पे अर्थ पे डायनासोर का राज था लैंड पे उसमें से सबसे बड़ा कौन सा अभी तक डायनासोर हुआ है टायरानोसोरस टी-रेक्स ठीक है टायरानोसोरस रेक्स जो कि 20 फीट का हाइट होता था और उसका फियरसम डैगर लाइक होता था तो कितने ईयर पहले था 65 मिलियन ईयर्स अगो ठीक वो डिसअपीयर हो गया किसी कैलेमिटी के कारण द फर्स्ट मैमल्स वर लाइक श्रूज अब देखो मैमल कैसे डेवलप किए पहले mammals थे श्रूज की तरह थे their fossils were small size the mammals were viviparous and protected their unborn young inside the mother's body यानी जो बच्चा देता था अंडा नहीं देता था mammals were more intelligent in sensing and avoiding the dangers ठीक when the reptiles came down mammals took over the earth जब डायनासोर जैसे reptiles मर गए तो अर्थ में mammals ने टेक ओवर कर लिया there were South American mammals resembling horse hippopotamus bear rabbit But due to the continental drift, when South America joined North America, these animals were overridden by the North American fauna. ठीक है साउथ अमेरिका में ये सब चीजें थी लेकिन बाद में जब नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के जुड़ गए आपस में कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के कारण तो क्या हुआ कि जो नॉर्थ अमेरिकन वाले थे उन्होंने इनको डोमिनेट कर दिया और साउथ अमेरिकन वाले एक्सटिंक्ट हो गए ठीक Due to the same continental drift, poached animals of Australia survived because of lack of competition. लेकिन सेम कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के कारण क्या हुआ ऑस्ट्रेलिया अलग हो गया तो वहां के पाउच्ड मैमल्स जो थे जो प्लेसेंटल मैमल्स नहीं थे उनके पास सर्वाइवल एडवांटेज तो कम है लेकिन वहां पे उनके साथ कंपटीशन करने वाला कोई नहीं था धीरे धीरे वो अच्छा ऑर्गेनिज्म में इवॉल्व कर गया नेक्स्ट वी फॉरगॉट सम मैमल्स लिव ओनली इन वाटर जैसे कि डॉल्फिन और व्हेल व्हेल्स डॉल्फिन सील्स एंड सी काउज आर सम एग्जांपल्स इवोल्यूशन ऑफ हॉर्स एलिफेंट डॉग उनको पढ़ना चाहिए ठीक अब देखो ऑरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ मैन का इवोल्यूशन कैसे हुआ ये देखते हैं About 15 million years ago, primate जैसे कि Dryopithecus और Gramopithecus, अंद्रमाया Dryopithecus और Ramapithecus, ठीक उसका फीचर क्या था? They were hairy and walked like gorilla and chimpanzee.
वह रामापिथिकस वाज मोर मैन लाइक एंड ड्रायोपिथिकस वाज मोर एप लाइक। ठीक, ये लाइन पढ़ लिए, ये लाइन याद कर लो, इसका पूरा लाइन टू लाइन एविडेंस है ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ मैन, क्वेश्चन इसी जाएगा। ठीक, few fossils of man-like bones have been discovered in Ethiopia and Tanzania, ये साउथ अफ्रीकन नेशंस है, वहां पे पाया गया है। These revealed hominid-like features, leading to a belief that about 3 to 4 million years ago, man-like primates walked in Western Africa। ठीक है, होमिनिड फीचर वाले बोन्स पाए गए इथियोपिया और तंजानिया में। इससे क्या उम्मीद लगाया गया कि 3-4 मिलियन ईयर एगो 4 फीट तक के मैन लाइक स्ट्रेट वॉक करने वाले ऑर्गेनिज्म पाए गए थे वहां पे साउथ अफ्रीका में। फिर क्या 2 मिलियन ईयर्स एगो 3 से 4 में क्या है कि वॉक करने वाले मिले थे 4 फीट वाले। फिर 2 मिलियन ईयर्स में क्या आया, ऑस्ट्रेलोपिथिकन्स। ऑस्ट्रेलोपिथिकन्स क्या था, ईस्ट अफ्रीका के ग्रासलैंड पे रहता था। कहाँ पे रहता था, ईस्ट अफ्रीका के ग्रासलैंड पे। वो क्या करता था, उनका काम क्या था, ऑस्ट्रेलोपिथिकन्स का, हंटेड विद स्टोन वेपन्स बट एसेंशियली एट फूड। वो हंटिंग तो करता था स्टोन के वेपन से, लेकिन फ्रूट जरूर खाता था। ठीक, सम ऑफ द बोन्स अमंग द बोन्स विद डिफरेंट, कुछ जो बोन मिले इथियोपिया तंजानिया वो अलग थे। वो क्या था, दिस क्रीचर वाज कॉल्ड द फर्स्ट ह्यूमन लाइक बीइंग, द होमिनिड, एंड वाज कॉल्ड होमो हैबिलिस। उसको क्या कहा गया, होमोलिड, होमो हैबिलिस, द फर्स्ट ह्यूमन लाइक क्रीचर। उसका ब्रेन कैपेसिटी 650 से 800 था और वो मीट नहीं खाता था। उसके बाद जावा, जावा कहाँ पे, इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया में 1891 में मिला फॉसिल। वो क्या रिवील किया, होमो इरेक्टस। कब, 1.5 मिलियन ईयर से। 2 मिलियन ईयर से वो पे देख लिए थे, फिर 1.5 पे कौन था, होमो इरेक्टस। उसका जो है दिमाग थोड़ा सा बड़ा था, 900 सीसी का था। और होमो इरेक्टस कहाँ क्या करता था, मीट खाता था। होमो इरेक्टस क्या करता था, मीट खाता था। द नीदरलैंड्स मैन विद ब्रेन साइज ऑफ, एक नियंडरथल मैन आया उसके बाद। ठीक है, उसका ब्रेन की कैपेसिटी कितना था, 1400 सीसी। वो ईस्ट एंड सेंट्रल एशिया में 1 लाख से 40,000 साल पहले रहता था। ठीक है, 1 लाख ईयर से वो रहता था। दे यूज हाइट टू प्रोटेक्ट देयर बॉडी एंड बरीड देयर डेड। और ये जो था होमो नियंडरथल मैन, वो क्या करता था, अपने शरीर को कवर करके रखता था और अपने मरे हुए मुर्दों को गाड़ता था जमीन में। होमो सेपियंस arose in Africa and moved across continents and developed into modern homo sapiens। ठीक, यानी कि होमो सेपियंस जो है 75,000 से 10,000 साल के बीच में इवॉल्व किया है। ठीक है, ड्यूरिंग द आइस एज बिटवीन इतना द मॉडर्न होमो सेपियंस, द प्री हिस्टोरिक केव आर्ट डेवलप्ड 18 ईयर एगो। यानी कि जो केव आर्ट्स हैं वो 18,000 ईयर से शुरू है, मिल रही है। वन सच केव पेंटिंग बाय प्री हिस्टोरिक ह्यूमंस कैन बी सीन इन भीमबेटका रॉक शेल्टर इन रायसेन डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के रायसेन में भीमबेटका में हम लोग देख सकते हैं उस प्राइमिटिव ह्यूमन के द्वारा किया गया, केवमैन के द्वारा किया गया क्या, ड्राइंग, पेंटिंग। ठीक, एग्रीकल्चर जो है 10,000 साल पहले शुरू हुआ और ह्यूमन सेटलमेंट शुरू होने लगा। फिर उसके बाद जो हुआ सारा ह्यूमन हिस्ट्री का पार्ट है, डॉक्यूमेंटेड है किताबों में। ठीक, चलो क्वेश्चन करते हैं। एक्सप्लेन द एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट ऑफ द बैक्टीरिया इन द लाइट ऑफ डार्विनियन थ्योरी। एक्सप्लेन करते हैं इसको। ठीक है, हाँ देखो, तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस को हम लोग कैसे डिस्कस करेंगे, डार्विन के उसमें कोई एंटीबायोटिक है। एंटीबायोटिक क्या है, बेसिकली एंटीबायोटिक डेवलप कैसे हुआ पता है तुमको, एडवर्ड जेनर ने उसको डेवलप किया था। एडवर्ड जेनर ने तो क्या देखा उसने, पेनिसिलिन देखा। हाँ, और पेनिसिलिन क्या कर रहा था, फंगी का ग्रोथ को इनहिबिट कर दे रहा था। इसी प्रकार से दुनिया में सॉइल में ना बहुत सारे बैक्टीरिया हैं। अब ये बैक्टीरिया ए है, बैक्टीरिया बी है। तो बैक्टीरिया ए ऐसा कुछ टॉक्सिन बनाता है जिसके कारण बैक्टीरिया बी मर जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं, बैक्टीरिया से टॉक्सिन निकाल लेते हैं। ठीक है, और उसको यूज करके बैक्टीरिया बी जो कि हमारे लिए हार्मफुल, उसको मारने लगते हैं। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है कि बैक्टीरिया बी में कुछ ऐसा रिप्रोडक्शन करते टाइम चेंज हो जाता है, म्यूटेशन आता है, कुछ ऐसा बैक्टीरिया बी बन जाता है जिसको ये टॉक्सिन काम नहीं कर रहा, तो इवॉल्व हो गया, ये नहीं मरेगा। तो वही एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस आ जाता है। हम जो एंटीबायोटिक बनाते हैं वो जो बैक्टीरिया को दे दे के पेशेंट्स को खिला खिला के उसके अंदर के बैक्टीरिया को मारते हैं, क्या होता है, बैक्टीरिया भी उसके लिए इवॉल्व करता है और धीरे धीरे सारा एंटीबायोटिक अनइफेक्टिव हो जाता है। ठीक, नेक्स्ट, फाइंड फ्रॉम द न्यूज़पेपर्स एंड पब्लिश हाउ न्यू फसल डिस्कवरी एंड कंट्रोवर्सी। छोड़िए, क्वेश्चन फालतू है। अटेम्प्ट गिविंग क्लियर डेफिनेशन ऑफ द टर्म स्पीसीज। स्पीसीज क्या है, स्पीसीज क्या है, ए ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म हैविंग सिमिलर फीचर्स एंड व्हिच कैन ब्रीड टुगेदर, आपस में ब्रीड करके प्रोजेनी प्रोड्यूस कर सके और उसका मॉर्फोलॉजिकल फीचर सेम, उसको क्या बोलते हैं, स्पीसीज। ट्राई टू ट्रेस द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ द ह्यूमन एवोल्यूशन, जैसे कि ब्रेन साइज। ठीक है, वो तो ह्यूमन एवोल्यूशन वाले में देखे हो कि पहले सारे 600 सीसी ब्रेन था, फिर 900 सीसी हुआ, उसके 1400 सीसी हुआ। तो ये चीज जो है इंटरनेट से देखना पड़ेगा क्या क्या कैसे कैसे हुआ। ठीक, नेक्स्ट, फाइंड आउट द थ्रू द इंटरनेट एंड पॉपुलर साइंस आर्टिकल्स वेदर एनिमल्स अदर देन मैन हैव सेल्फ कॉन्शियसनेस। सारे ऑर्गेनिज्म के पास
मतलब कॉन्शियसनेस है। कॉन्शियसनेस क्या होता है, जो 11th का फर्स्ट चैप्टर पढ़ोगे उसमें ये चीज है। कॉन्शियसनेस है कि उसको अपने इन्वायरमेंट के बारे में पता है कि इन्वायरमेंट में ये हार्मफुल चीज है, अच्छी चीज है, तो उससे खुद को प्रोटेक्ट करता है। लेकिन खुद के बारे में ज्ञान कि हम क्या हैं और हम क्या कर सकते हैं, वो चीज जो है सेल्फ कॉन्शियसनेस, वो सिर्फ और सिर्फ ह्यूमंस में और कोई ऑर्गेनिज्म में नहीं होता है। ठीक। लिस्ट 10 मॉडर्न एनिमल्स एंड, ये भी खुद से करना है क्वेश्चन। प्रैक्टिस ड्राइंग वेरियस एनिमल्स एंड प्लांट्स, ये भी खुद से करना है। डिस्क्राइब वन एग्जांपल ऑफ अडेप्टिव वेरिएशन, डिस्क्राइब करना है क्या, जो ऑस्ट्रेलिया का मार्सुपियस थे या फिर डार्विन के फिंचेस। देखो कि डार्विन गए गैलापागोस आइलैंड पर, देखे क्या थे, ओरिजिनली सीड है, सीड ईटिंग थे, लेकिन क्या होगा कि वहां पे सीड का कमी हुआ होगा और बाकी रिसोर्सेज अलग होगा, तो कोई एक ऐसा बन गया होगा जिसका बीक लंबा हो जो फ्रूट से फल चूस सके, तो फ्रूट से फल खाना शुरू, फ्रूट का रस खाना शुरू कर दिया होगा, और फिर उसको वो बगल वाली आइलैंड पे चला गया जहाँ पे ज्यादा फ्रूट के पेड़ थे, वो बेटर सर्वाइव करता है वहां पे बीक वाले, लॉन्ग बीक वाले ज्यादा हो गए, फिर उन्हीं में से कोई निकला होगा स्लेंडर बीक वाले, तो फ्रूट खाने वाले अलग अलग टाइप के निकले थे, और वो धीरे धीरे जाके अलग अलग जगह पे फैलते गए। ठीक। कैन वी कॉल ह्यूमन इवोल्यूशन एज एडेप्टिव रेडिएशन, ह्यूमन इवोल्यूशन का एडेप्टिव रेडिएशन कह सकते हैं? नहीं कह सकते हैं। ठीक है, क्या कह सकते हैं? हाँ, तो बेसिकली कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं कि देखो ह्यूमन का एवोल्यूशन में बेसिकली क्या है, हमारे पास ब्लैक लोग हैं, अलग अलग रेसेज हैं, व्हाइट लोग हैं, निग्रोइड हैं, तो जैसे जैसे क्या है कि इससे ब्लैक है, उनके मेलानिन पिगमेंट ज्यादा है, वो तो उनको धूप से बचाता है, वो लोग कहाँ गर्म जगह पे रहते हैं, उनको धूप से बचाता है। उस तरह से व्हाइट लोग हैं, इन जनरल ठंडे जगह पे रहते हैं, उनके अंदर उतना मेलानिन नहीं है। ठीक है, और जब वो गर्म जगह पे जाएंगे तो उनको दिक्कत होगी। तो लेकिन इनिशियली क्या है, सभी का एंसेस्टर तो सेम है ना, निएंडरथल मैन और होमो हैबिलिस होम, तो ह्यूमंस में भी एडेप्टिव वेरिएशन हुआ है। इन द बेस रिसोर्सेज डिस्कवरी टीचर ट्रेस द एवोल्यूशनरी स्टेज ऑफ एनी एनिमल। ठीक है, ये हॉर्स का पहले आता था, ये फालतू क्वेश्चन है, नीट में नहीं आएगा, बोर्ड में भी नहीं आएगा। पहले हॉर्स का आता था, ईओ हिप्पस, मेरी हिप्पस, ये सब करके आता था, बेसिकली कोचिंग में पहले पढ़ाया जाता था। ठीक है, ये सब चीजें अब नहीं आएंगी, अब कॉन्साइज हो गया, जो एनसीईआरटी में है उतना ही चीज में से आना है, लिमिटेड चीजें हैं, अच्छे से पढ़िए और एनसीईआरटी को लाइन टू लाइन याद करिए। ठीक, चलिए, थैंक यू फॉर टुडे सेशन।